हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे और मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी डी एंड एफ ब्लॉक की, राइट। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और उनके एक्सेप्शन थे जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके कई सारे टाइप के, यानी कि एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं, पर उनके 4 एक्सेप्शन थे: जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज। ठीक है, अब काम की प्रॉपर्टी शुरू हो रही है आज से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के रेफरेंस भी दूंगा, कुछ आपको दिखाऊंगा भी एनसीईआरटी की लाइंस। यहां से आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो जाते हैं। देखो, डी ब्लॉक में क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक के देखो सारे मेटल हैं और मेटल के अंदर होती है मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग, राइट। अच्छा, मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए यह बोला जाता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होंगे डी ब्लॉक में? या तो लास्ट शेल वेकेंट होती है या इनर लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट शेल, यानी कि जिसको आप बोलते हो पेनल्टीमेट शेल। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का कारण क्या है? बिकॉज n-1 डी इलेक्ट्रॉन या फिर ns इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि n-1 डी के इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व होंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग में। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। देखो, अगर आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वहां आएगा आर्गन 4s2 3d1, राइट। 18 तक आर्गन हो गया। अब ये सब मैं आपको लिखना सिखा चुका हूं, तो ये सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको आना चाहिए। स्कैंडियम 21 है। फिर उसके बाद आएगा टाइटेनियम, वो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। अच्छा, 3d1 में क्या होगा? 3d1 में कुछ इस प्रकार रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भर दिया। 3d2 में क्या होगा? 3d2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां पे कितने अनपेयर्ड हैं? एक। यहां कितने अनपेयर्ड हैं? दो, क्योंकि दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। ऐसी वेनेडियम में आएगा 3d3, तो 3 अनपेयर्ड हो गए। फिर क्रोमियम एक्सेप्शन है, अगर आपको याद हो तो क्रोमियम में क्या होता था? एक इलेक्ट्रॉन कूद के 4s1 हो जाता था और 4s2 3d4 होना चाहिए था, पर 4s1 3d5 हो जाता है। तो 4 की बजाय सीधे कितने अनपेयर्ड आए? इसमें आ गए 6 अनपेयर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड हैं? 6। फिर उसके बाद मैंगनीज आया। मैंगनीज में क्या होगा? आर्गन 4s2 3d5, तो कितने अनपेयर्ड आए? 5, क्योंकि 5 का मतलब है ऐसे भरोगे आप, है ना। लेकिन जैसे ही आप आयरन पे पहुंचोगे, आयरन में हो जाएगा 4s2 3d6। 3d6 का मतलब क्या? अब आपने 5 तो भर दिए, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आप पेयर कराना शुरू करोगे छठवां। तो 5 तो आपने पहले एक एक हरा ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब छठवां इलेक्ट्रॉन आपने पेयर कराया, तो अब अनपेयर्ड कितने हो गए? 4 हो गए। ऐसे जब अगला लेके आओगे कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या हो जाएगा? 3d7, तो 3d7 में एक और यहां भर दोगे, तो अब 3 अनपेयर्ड रहे। तो क्या होगा? मैंगनीज, क्रोमियम तक तो इलेक्ट्रॉन बढ़े, जैसे पहले 1 था, फिर 2 अनपेयर्ड आए, फिर 3 आए, फिर सीधे 6 आ गए, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1 ऐसे चलेगा, फिर 0। तो इसका मतलब यहां से यहां तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और यहां से यहां मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, राइट। तो यहां पे मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट राइज टू 3d5 देन डिक्रीज, क्योंकि उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है? बिकॉज देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड। ठीक है, अच्छा, अगली बात क्या समझने वाली है? अगली बात समझने वाली यह है कि अपनी अपनी सीरीज में हाईएस्ट किसका होगा? एक्सेप्शन वाले।
तो क्रोमियम और उनकी नीचे वाली फैमिली, तो करो, मोहन, बारिश। अपनी अपनी, जैसे 3D सीरीज में क्रोमियम का ज्यादा है, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का ज्यादा है, और 5D सीरीज में टंगस्टन का ज्यादा है। अब मैं आपको एक बार एनसीईआरटी का एक ग्राफ दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। ये देखें, इस वाले ग्राफ पे जरा आप नजर घुमाएं अपनी, तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, और ये तीसरी सीरीज है। पहली सीरीज में टाइटेनियम से लेके क्रोमियम तक देखो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है, दिख रहा है। फिर उसके बाद एकदम से मैंगनीज का बहुत कम हो गया। कारण क्या है? मैंगनीज का कम होने का कारण है, मैंगनीज में है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप इसको अभी के लिए रट लीजिए, वैसे 11th का टॉपिक है। मैंगनीज में है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, उसमें बोलते हैं कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हाफ फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद इनकम्प्लीट फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फुल फील्ड का मतलब क्या है? जैसे मान लो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। अगर आपने पूरे 10 भर दिए तो ये हो गया फुल फील्ड। 10 का आधा क्या होता है? 5। तो 5 भर दिए तो ये हो गया हाफ फील्ड। अब 10 और 5 के अलावा कितने भी भरोगे तो बोला जाएगा इनकम्प्लीट। तो मैंगनीज में 3d5 होता है, यानी कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है? स्टेबल होने की वजह से ये आगे मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं लेना चाह रहा। अरे भाई, इंसान क्वारा ज्यादा फील नहीं करता सेफ, है ना, वो अकेला अकेला महसूस करता है। इसलिए लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया कि भाई शादी कर लेते हैं, है ना, बॉन्डिंग हो जाएगी किसी के साथ, राइट। फिर उसके बाद दो लोग अच्छा फील नहीं कर पाते तो फिर वो लोग अपनी संतानों को पैदा करते हैं, है ना, बेबीज चाहिए उनको, कारण ताकि भाई उनका मन लगा रहे। ऐसे ही तो होता है। तो इसका मतलब बॉन्डिंग क्यों की जाती है? बॉन्डिंग इसलिए की जाती है ताकि अकेला इंसान स्टेबल फील नहीं करता, तो वो किसी के साथ रहेगा तो स्टेबल फील करेगा। अब अगर मैंगनीज को अकेले ही काफी स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो क्यों किसी के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग बनाएगा? या मैं बोल सकता हूं उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम होगी बजाय और एलिमेंट्स के। ठीक है, तो इसका मतलब मैंगनीज का ग्राफ सीधे कहां आया? नीचे। ऐसी इसमें देखो, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का सबसे ज्यादा, करो, मोहन, बारिश। अपनी अपनी सीरीज में देखो इन सबका सबसे ज्यादा है। और फिर टेक्नीशियम में सीधे गिरा, सेम रीजन मैंगनीज वाला। ऐसे यहां पे हॉफनियम, टेंटेलम और टंगस्टन, और फिर रेनियम में देखो गिरा, राइट। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अपनी अपनी सीरीज में किसका है? क्रोमियम का, फिर मोलिब्डेनम का, फिर टंगस्टन का। अगर अलग अलग सीरीज में भी देखा तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से कम है, और सेकंड वाले के थर्ड से कम है। देखो, ये सारे मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज में है, ये सारे मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज में है, और ये सारे मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज में। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। इतना आप समझ गए। तो पहली चीज आपको क्या लिखनी है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन का सबसे ज्यादा। मैंगनीज का सडनली बहुत ज्यादा कम क्यों हो गया? इसको हिंदी में लिख लो। सडनली मैंगनीज का बहुत ज्यादा कम इसलिए हो गया क्योंकि मैंगनीज का था हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दो कारण है, दो कारण बस आपको लिख देने हैं। ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी, बस इतना लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। हाई एक्सचेंज एनर्जी, और दूसरा रीजन है हाई सिमेट्री। अब चूंकि वो स्टेबल है तो इसलिए वो टेक टाइम टू टेक पार्ट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। ऐसा नहीं करे कि मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, बट समय लेगा, जल्दी नहीं लेगा, ठीक है ना, जल्दी नहीं करेगा मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्ट लेने के लिए। फिर अगली बात लिखोगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद फर्स्ट। लेकिन यहां देखो, यहां एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है ना। तो कायदे में गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर सिल्वर होना चाहिए था, और फिर उसके बाद कॉपर होना चाहिए था। पर अगर आप यहां पे देखो तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर गोल्ड है, और फिर सिल्वर है। ये एक्चुअल है और सही है। तो ये आप एक्सेप्शन के तरीके से इसको याद रखेंगे। बाकी सब जगह तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। लेकिन कॉइनेज मेटल में, ठीक है ना, कॉपर का सबसे ज्यादा, फिर गोल्ड, और फिर उसके बाद सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट आएगा। ठीक है,
तो इतनी बात हम लोगों ने लिख ली। तो हाईएस्ट किसका है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का। और एक्सेप्शन में मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए फिर से, कॉपर, एयू और एजी, कॉपर, एयू और एजी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या कभी आप ऐसे भी बोल सकते हो 5D का सबसे ज्यादा, फिर 4D और फिर 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब एक एक्सेप्शन, मतलब एक रीजन और बोला जाता है। एक रीजन तो हो गया क्या, कि ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पर ये तो अमंग डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक का पी ब्लॉक से कंपेयर करना हो या डी ब्लॉक का एस ब्लॉक से कंपेयर करना हो, तो हम बोलते हैं डी ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट पी और एस से भी कई हद तक ज्यादा होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को EOA भी बोला जाता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? अगर आप किसी सॉलिड मेटल को हीट देकर गैस में कन्वर्ट करते हो, तो उस समय पे जो हीट दोगे आप, उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेल्टा HA क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सॉलिड से गैस बनाने की एंथैल्पी। ठीक है। अच्छा, सॉलिड से गैस बनाने में दो प्रोसेस आई होंगी, सॉलिड से लिक्विड बना होगा और लिक्विड से गैस बना होगा। अगर हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने में भी बहुत हाई एनर्जी दी होगी और लिक्विड से गैस बनने में भी आपने बहुत हाई एनर्जी दी होगी। तो यहां से दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं। क्योंकि हमें इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई मिली, इसकी वजह से हमने बोला कि डी ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। और एक हम नोट डाल के बात लिखेंगे, जितनी बातें नोट में लिखवा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि हमारी जो 3D सीरीज है स्कैंडियम से लेके जिंक तक की, उसमें याद रखना EOA एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो हाईएस्ट है वेनेडियम। पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में वेनेडियम की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? हाईएस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, उसको नोट डाल के लिखें। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। एनसीईआरटी का है, असर्शन रीजन में आ सकता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। वही E0 जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा था। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। ठीक, ये एक लाइन हो गई। अगला पॉइंट लिखिए, मेटल विद हाई EOA, जिन मेटल का EOA बहुत हाई होता है, टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन। वो जनरली नोबलिटी दिखाती हैं अपनी रिएक्शन के अंदर, मतलब वो बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। कारण देखो, रिएक्शन हमने पढ़ा था, अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स याद हो, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन क्या होते हैं? गैसियस फेज में सबसे तेज रिएक्शन होती है, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। सॉलिड में जनरली कोई रिएक्शन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत कम हो जाता है। तो अब आपको गैस में रिएक्शन करानी है, तो सबसे पहले डी ब्लॉक के सॉलिड मेटल्स को आप गैस में कन्वर्ट करना चाहोगे, और गैस में वो जनरली कन्वर्ट होते नहीं है। उसके लिए आपको हाई EOA देनी पड़ेगी। अब कोई जनरली हाई EOA देना नहीं चाहता, तो लोग कहते हैं भाड़ में जाए, रिएक्शन ही नहीं करा रहे। तो हम क्या बोल देते हैं, अच्छा ये देखो नोबल मेटल है। नोबल मेटल मतलब इनका EOA बहुत हाई था, जिसकी वजह से हमने इनको गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने रिएक्शन नहीं करी, रिएक्शन नहीं करी, हमने बोल दिया बधाई हो, आपके यहां नोबल मेटल हुई है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं।
हर सीरीज में जो D10 वाले होते हैं उनकी लोवेस्ट ईओए होती है। यानी कि पहली सीरीज में जिंक की लोवेस्ट है, दूसरी सीरीज में कैडमियम की लोवेस्ट है, और तीसरी सीरीज में मरकरी की लोवेस्ट है। इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? लोवेस्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं एनसीईआरटी से, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। देखो इस ग्राफ को देखो, आपको ये ग्राफ नहीं बनाने, जो मैं बातें बोल रहा हूं बस वो देखनी है आपको। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ये है पहली ट्रांजिशन सीरीज ग्रीन लाइन से, फिर ये है दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, और ये है तीसरी ट्रांजिशन सीरीज, और इधर दे रखी है आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो क्लियरली दिख रहा है पहली ट्रांजिशन सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम है, दूसरी की उससे ज्यादा है, और तीसरी की सबसे ज्यादा है। जैसा मेल्टिंग पॉइंट था सेम वैसा ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ट्रेंड है। ठीक है, तो पहले आप ये वाली बात लिखेंगे कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद सेकंड, और उसके बाद फर्स्ट। फिर नीचे निकला दैट्स वाई ये वाली लाइन ऐसे मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखो दैट्स वाई हैवी मेटल्स अंडरगो मेटेलिक बॉन्डिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। That's why heavy transition metals undergo metallic bonding very frequently. ठीक है, अब एक बार देखो सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था और ये जेई में भी आ चुका है। ये जेई 2022 का क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इसको रिपीट किया। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए, among the following the metals with the highest melting point will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना कंफ्यूज किया उसने इस क्वेश्चन में लोगों को कि लोग गलत आंसर लगा के आए काफी सारे। चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोचें आप लोग और फिर आंसर बताएं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, आशा करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। सबसे पहले देखें, ये दोनों डी ब्लॉक के हैं, ये दोनों पी ब्लॉक के, हटाओ इनको। तो पी ब्लॉक की क्या औकात डी ब्लॉक के सामने? मरकरी आप सबको पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड से लिक्विड जाने का होता है, ये तो पहले ही लिक्विड है, इसका काय का मेल्टिंग पॉइंट? आंसर हो गया बी, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही था, हाँ बस इतना ही था, यही था क्वेश्चन बस। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पूरा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में चर्चाएं। अब अगला ट्रेंड देखते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। यहां पे बहुत फफूंद है, इसको हमें समझना होगा, बड़े ध्यान से देखना। देखो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है? इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है? इंक्रीज, है ना। तो अब आपको ग्रुप वाइज याद होने चाहिए। तो पहला था स्कूटर यार लाया, तो सबसे कम होगी स्कैंडियम की, उसके बाद एट्रियम की, उसके बाद लेंथेनम की, और उसके बाद एक्टिनम की। कारण क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज तो रेडियस इंक्रीज। ठीक है, तो फिर लोगों ने सोचा अच्छा एक और अगला वाला लेते हैं, टीना जरा हाफ रफ माइंड है, तो इसमें भी ऐसे होना चाहिए था, टाइटेनियम से ज्यादा जर्कोनियम की। हाँ हुई भी, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम की आ गई बराबर। अरे ये कैसे हो गया? यहां शेल नहीं बढ़ी, बढ़ी, लेकिन यहां कुछ और हुआ। अब उसको समझते हैं। पहले तो ये समझ लो, ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं जर्कोनियम और हाफनियम की बराबर, ये वाली बात नीट 2021, 2020, 2015, 2010, 2003, 2001 में डायरेक्टली पूछी गई है, और इनडायरेक्टली तो हर साल आती है। जेई में ये वाली बात 17 टाइम्स अब तक डायरेक्टली आ चुकी है।
सीबीएसई की ये वाली बात फेवरेट है। तो अब क्या मैं बताऊं इसके बारे में, ये तो अब आपको अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। अब कारण समझो ये बराबर क्यों हुई। देखो मैंने आपको बताया था लेंथेनम से जर्कोनियम जाते में बीच में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए थे एफ के, इधर भी 14 इलेक्ट्रॉन आ गए थे एफ के। अब बड़े ध्यान से समझना, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं शील्डिंग पावर। ये पूरा चैप्टर 11th मांगता है, तो मैं आपको सब कुछ बताता चल रहा हूं। शील्डिंग पावर क्या होती है? जैसे जब न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा होता है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि न्यूक्लियस भैया मुझ पे भी तो तुम अट्रैक्शन दिखाओ थोड़ा सा, केवल सारा बाहर वालों पे ही दिखाओगे। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या क्या करते हैं, जैसे ऐसे समझ लो एक माँ के 5 बच्चे हैं, है ना, तो हर बच्चा चाहेगा ना कि मेरे से ज्यादा प्यार करे माँ। दूसरे से प्यार करता है तो फिर ऐसा लगता है कि मेरे से कम कर रही है ना। तो सेम ऐसे ही होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक और शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लेट सपोज। एक और शेल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब न्यूक्लियस तो अपना अट्रैक्टिव फोर्स सब पे दिखा रहा होगा ना, तो जब वो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स दिखाएगा, तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहेंगे भैया हम पे फोर्स दिखाओ, इस पे थोड़ा कम दिखाओ। तो मान लो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो मान लो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता 10 न्यूटन का, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये फोर्स कुछ डिक्रीज हो जाएगा और लगेगा कुछ 8 न्यूटन का ही। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कर दिया शील्ड, यानी कि बीच में एक शील्ड लगा दी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ढंग से अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शील्डिंग पावर। अब एस की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, और एफ की सबसे कम पावर होती है शील्ड करने की। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, टाइटेनियम से जर्कोनियम में गया तो शेल बढ़ी, है ना, लेकिन जब मैं जर्कोनियम से हॉफनियम में गया तो शेल तो बढ़ी। अब बड़े ध्यान से एक बार ये वाली चीज देख लेना, स्कूटर यार लाया और टीना जरा हाफ रफ माइंड है, है ना। तो यहां से यहां जाने में तो शेल बढ़ी, ठीक है, लेकिन यहां से यहां जाने में भी शेल तो बढ़ी, लेकिन लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में आ गए 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 14 इलेक्ट्रॉन कहां आए हैं? ये इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं एफ सबशेल में। कहां इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं? एफ सबशेल में। और 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है 14 प्रोटॉन भी बढ़े होंगे न्यूक्लियस में, क्योंकि जब भी एक, जैसे सोडियम से मैग्नीशियम में गए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो एक प्रोटॉन भी बढ़ा न्यूक्लियस में, तभी तो एटॉमिक नंबर 12 हो गया। तो 14 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो 14 प्रोटॉन भी तो बढ़े होंगे। ठीक है, तो 14 प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा, 14 प्रोटॉन इंक्रीज हुए मतलब 14 प्लस इंक्रीज हुए, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ा। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बढ़े वो बढ़े एफ सबशेल में, है ना, तो एफ सबशेल में बढ़े, और एफ सबशेल की होती है पुअर शील्डिंग। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उसने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचा पूरी तेजी से 14 प्लस के साथ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो आए थे एफ सबशेल में, वो उतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाए, तो न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींच लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो शेल बढ़ने से रेडियस बढ़ी होगी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से उतनी ही क्या हो गई, कम हो गई। तो नेट नेट लोगों ने बोला कि ना तो रेडियस बढ़ी ना रेडियस घटी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस लगभग लगभग क्या आ गई, बराबर। और इस पूरी कथा को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस पूरी कथा को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो अब मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, आपने समझ लिया, आप पहले इसको हिंदी में लिख लीजिए, वीडियो को पीछे ले जाके अब मैं प्रॉपरली लिख देता हूं एक बार। ये है पूरी कथा, मैंने आपको पूरी डिटेल में लिखवा दी। अब हम लेफ्ट टू राइट देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या होता है। तो वैसे तो एस और पी ब्लॉक में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, है ना। तो शुरुआत में तो यही ट्रेंड फॉलो हुआ, रेडियस डिक्रीज होने का कारण होता है शेल बढ़ नहीं रही है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं न्यूक्लियस में, तो वो तेजी से खींचेगा, तेजी से खींचेगा तो शेल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज। पर डी ब्लॉक में क्या हुआ, वेनेडियम क्रोमियम तक तो डिक्रीज हुआ, उसके बाद साइज आने लगा बराबर, ये बड़ी मस्त चीज थी। और फिर निकल के बाद साइज बढ़ने लगा, ऐसा हो रहा है देखो, पहले डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ा, फिर बराबर हुआ और फिर बढ़ने लगा। तो पहले लोगों ने ट्रेंड देख लिए, अभी आपको ट्रेंड लर्न होना चाहिए। और फिर लोगों ने रीजन की लीपापोती करी। क्या, देखो दो कारण है अपने पास, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करेगा
तो क्या होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे बाहर की ओर, तो शेल का साइज बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, साइज घट जाएगा। और अगर दोनों बराबर हो गए तो साइज बराबर हो जाएगा। बस अब आप रीजन लगा लो, मैं लिख देता हूं। आप लोगों को एग्जाम में पूरा इंक्रीज लिखना होगा, जैसे एरो लगा के ईएस मत लिख देना, कट जाएगा। लास्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट किया, इसकी वजह से साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब चूंकि देखो एटॉमिक रेडियस में क्या था, 4d और 5d की जो एटॉमिक रेडियस थी वो लगभग लगभग बराबर थी, है ना, तो उनके साइज भी बराबर है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है ना, वो भी लगभग सिमिलर सी होती है। हम लिखेंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एलसी। 4d and 5d elements have सेम पीपी, पीपी बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए नेचर में जब आप इनके ओर्स ढूंढने जाते हो तो इनके ओर्स आपको एक साथ मिलते हैं, 4d के भी और 5d के भी सबके एक साथ मिलेंगे, और इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही क्या है, सेम है। सही है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है, मैं कुछ पेयर लिख रहा हूं, लिख लो। द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। पहला है मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, दूसरा है टाइटेनियम एंड हॉफनियम, तीसरा है स्कैंडियम एंड निकल, एंड चौथा है मैंगनीज एंड रेनियम। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो किसकी सेम होती है, 4d और 5d वाले की। तो कौन है, करो मोहन वारिस, 4d 5d, बस खत्म, ए ऑप्शन। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी। बड़े ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर अभी हमने देखा मेटेलिक रेडियस क्या होती है, मोटा मोटा डिक्रीज होती है ना, वैसा तो बराबर भी है, बीच में बढ़ भी रही है, पर मोटा मोटा देखे तो मेटेलिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज। पूरा लिखना आप लोग, मेटेलिक रेडियस डिक्रीज। और मास क्या हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वो तो एटॉमिक मास इंक्रीज। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, क्योंकि रेडियस घट रही है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर
डेंसिटी इंक्रीज। तो टाइटेनियम से लेके कॉपर तक डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज। लेकिन जिंक एक्सेप्शन है। जिंक के अंदर क्या होता है? जिंक के अंदर होता है हैविंग हायर या लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम। अभी देखा था ना, जिंक की रेडियस तो बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, एक्सेप्शन था उसमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट कर गए थे। तो इसकी वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डोमिनेट कर जाता है वो मास के ऊपर, और उसकी डेंसिटी हो जाती है कम। तो पूरी सीरीज में डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? कम। किसकी? जिंक की। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जेई 2021 का। डेंसिटी के ऑर्डर में लगाना है। ये देखिए, ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, आंसर बताएं। देखो, जिंक की तो सबसे कम, तो ये हटाओ ये हटाओ। और टाइटेनियम से कॉपर तक बढ़ती है, तो डी ऑप्शन हो गया, बस खत्म। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, पहला है ओस्मियम और दूसरा है इरिडियम। ये आ जाए तो कुछ मत सोचना, इनकी हाईएस्ट डेंसिटी है। इनकी क्या है? हाईएस्ट डेंसिटी। कल की क्लास में मैं आपको कुछ सीबीएसई के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, जहां तक पढ़ा दिया है विद सॉल्यूशन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आया करते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।